जब भी कोई घटना, विषय, मुद्दा या परिवर्तन समाज को कचोटता है, उद्वेलित करता है, तब शुरू होती है एक बहस। पक्ष विपक्ष में चलते हैं तर्क और जन्म लेते हैं विचार। चर्चा, बहस, तर्क वितर्क से लेकर विचार बनने तक का है सफरनामा मून न्यूज का कार्यक्रम नजरिया। समसामयिक विषयों पर तीखी बहस, नजरिया। स्थानीय मुद्दों पर समाज का उद्वेलन, नजरिया। अगर आप भी नजरिया कार्यक्रम में सहभागी होना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप या मैसेज कर सकते हैं। टाइप कीजिए अपना नाम, कार्य विषय की जानकारी और भेज दीजिए 9639000300। नमस्कार, आप देख रहे हैं मून नेटवर्क मून समाचार में हूं विकास यादव। बात कर लेते हैं आगरा, फिरोजाबाद, शिकवा, मथुरा से जुड़ी तमाम खबरों की, लेकिन उससे पहले नजर डालते दिन भर की सुर्खियों पर। चंबल नदी में सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाले नाविकों के खिलाफ पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। नाव छोड़ भागे नाविक। 20,000 का इनामी बदमाश चढ़ा पुलिस की हत्या अपहरण के मामले में कई दिनों से चल रहा था बांशित। इरादत नगर थाना क्षेत्र का है मामला। थाना खिरागढ़ पुलिस को मिली बड़ी सफलता। हत्याकांड में शामिल 3 आरोपी गिरफ्तार। एक महिला और 2 हत्यारे खिरागढ़ पुलिस के हत्या चले। ICSE बोर्ड परीक्षाओं का परिणाम हुआ घोषित। परीक्षा परिणाम देख छात्र छात्राओं के खिले चेहरे। उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बार फिर अपना फैसला ले लिया है। टीम 11 के साथ हुई बैठक में मिनी लॉकडाउन फार्मूला अपनाने का निर्णय लिया गया है, जिसमें उत्तर प्रदेश में 5 दिन दफ्तर और बाजार खोले जाएंगे और शनिवार व रविवार यानी 2 दिन पूर्ण तरीके से लॉकडाउन रहेगा। सरकार के फैसले को लेकर व्यापारी वर्ग समर्थन दे रहा है। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के चलते उत्तर प्रदेश में 55 घंटे का लॉकडाउन चल रहा है, जिसका समय सोमवार सुबह 5 बजे खत्म होने वाला है। लॉकडाउन खत्म होने से पहले ही उत्तर प्रदेश सरकार ने मिनी लॉकडाउन फार्मूला अपनाया है, यानी 5 दिन बाजार और दफ्तर खुलेंगे और शनिवार और रविवार लॉकडाउन रहेगा। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने टीम 11 के साथ बैठक कर प्रदेश भर के जिलों की रिपोर्ट जानी है। इसके बाद यह फैसला लिया गया है, जिसमें प्रदेश के कुछ जिले खतरनाक मोड़ पर नजर आ रहे हैं, जिसको देखते हुए सूबे के मुखिया ने मिनी लॉकडाउन फार्मूला अपनाया है। इस बात को जानने के लिए हमने व्यापारी वर्ग से बातचीत की है। आगरा का व्यापारी वर्ग मिनी लॉकडाउन फार्मूला से पूर्ण समर्थन में आ गया है। वैसे हम सरकार का समर्थन करते हैं। ऐसी महामारी में जो आज की स्थिति जो हो गई है, कि अदयनीय स्थिति हो गई है, कि इसमें टोटल संख्या बढ़ती जा रही है। इसके लिए क्या कहते हैं, रोकथाम बहुत जरूरी है। लोगों को जागरूक करना चाहिए, लोगों को मास्क लगाने के लिए सबसे लिए जागरूक करना चाहिए, पर जनता को कोई भी जनता बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रही है। इसके लिए थोड़ी बहुत परेशानियां तो होती हैं व्यापार में या हज में, तो इसलिए कि हम लोग सब लोग तैयार हैं उठाने के लिए, पर ये रोकथाम तो बहुत जरूरी है। 2 दिन का लॉकडाउन नहीं, मैं तो कहता हूँ 1 महीने का लॉकडाउन हो जाए आगरा में। और उसके साथ साथ सरकार को टेस्टिंग भी करानी चाहिए। केवल लॉकडाउन ही निर्णय नहीं है, टेस्टिंग भी ज़रूरी है। साथ ही साथ आगरा में जो बरसात का आने वाला माहौल है, उससे आगरा के नालों की और नगर निगम के द्वारा सफाई का भी अभियान हो जाएगा। आगरा के व्यापारी वर्ग का कहना है कि अगर सरकार का फैसला अच्छा है, यह आगरा के लिए एक अच्छी बात हो सकती है, क्योंकि ताजनगरी आगरा में उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा केस पाए गए हैं और सूबे में सबसे ज़्यादा कोरोना वायरस से मौतों की संख्या भी ताजनगरी आगरा में रही है। पिछले 3.5 महीने से लॉकडाउन में निम्न वर्गीय और मध्यम वर्गीय परिवार आर्थिक संकट से जूझ रहा था। ऐसे में फार्मूला सही रहेगा। सच्चाई है कि पिछले 3.5 महीने से लॉकडाउन के दौरान ताजनगरी आगरा के निम्न वर्गीय और मध्यम वर्गीय परिवारों ने अपने परिचितों से पैसे लेकर घर का खर्चा चलाया था। अभी लोगों का कर्ज भी नहीं चुक पाया था कि वैश्विक महामारी को रोकने के लिए सरकार को यह कदम उठाने की जरूरत पड़ी। व्यापारी वर्ग का कहना है कि जान है तो जहान है। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस से बचने के लिए लॉकडाउन बेहद जरूरी है। घर पर खर्चा तो जैसे तैसे चलता ही रहेगा। तो आर्थिक संकट तो अगर जो आदमी जिसके घर में बीमार हो जाएगा, कोई पॉजिटिव निकलेगा, तो आर्थिक संकट उसके पास तो वैसे ही आ गया। तो बचाव सबसे बड़ा उपाय है। तो हमारा मानना है कि लॉकडाउन होना चाहिए, क्योंकि पब्लिक नहीं मान रही है। हालांकि हम गवर्नमेंट ने बहुत सारी गाइडलाइन दे रखी हैं
और गवर्नमेंट चाहती है कि लोग इसको फॉलो करें, और आम पब्लिक जो इस बात को समझ नहीं पा रही है। पहले निकलते हैं, फिर पॉजिटिव होते हैं, और फिर गवर्नमेंट को अपशब्द भी बोलती है। लेकिन जो गवर्नमेंट करती है अपनी प्लानिंग के हिसाब से सही करती है। और आगरा में जितने भी हमारे कंजेस्टेड एरिया हैं, पुराना शहर जिसे हम बोलते हैं, उसमें आज भी इतनी भीड़ है कि बिना लोग मास्क के चल रहे हैं, बाइक पे 3 सवारियाँ चल रहे हैं, तो पब्लिक मानती का है, उसका नतीजा है जो हमें सबको भुगतना पड़ता है। व्यापारी वर्ग के लोगों का कहना है कि ताजनगरी आगरा में रहने वाले लोगों ने जो पूर्व में गलतियां की हैं उसी का खामियाजा आगरा भुगत रहा है। आगरा में सब्जी मंडियों की बात हो या फिर प्रमुख बाजारों की, लॉकडाउन खत्म होने के बाद यहाँ लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का मजाक उड़ाया और बिना मास्क के घर से बाहर निकलकर अन्य लोगों के संपर्क में आए। यही वजह है कि यहाँ कोरोना वायरस का संक्रमण और ज़्यादा तेजी से बढ़ा, मगर अब इसे रोकने की बेहद आवश्यकता है। आप देख रहे हैं आम जनता जो लॉकडाउन में भी बिना मास्क के घूम रही है, और वो भूल गई है कि कोरोना एक बहुत भयावह बीमारी है। तो मैं समर्थन करता हूँ कि लॉकडाउन बढ़ना चाहिए, मगर इससे निम्न वर्गीय और मध्यम वर्गीय परिवार को बहुत ज़्यादा खतरा है, आर्थिक संकट आ गया है। ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि पिछले लॉकडाउन में लोगों ने जो घर की पूंजी खत्म कर दी है। वर्तमान स्थिति बहुत गंभीर है, लेकिन लॉकडाउन बढ़ाना भी अनिवार्य है, जिससे कि उनका भविष्य जो है सही रहेगा। अगर उनकी बीमारी के घर में हादसा होगा बहुत दिक्कत देगा। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार का मिनी लॉकडाउन फार्मूला बेहद सराहनीय है, जिसमें 5 दिन बाजार और सरकारी दफ्तर खुलेंगे। शनिवार और रविवार को पूर्ण तरीके से लॉकडाउन होगा। ऐसे में जहां हम कोरोना वायरस को रोकने के लिए एक साथ खड़े होंगे, तो वहीं आर्थिक संकट से भी लोगों को नहीं जूझना पड़ेगा। शनिवार को लॉकडाउन के समय चंबल नदी में सोशल डिस्टेंसिंग का मजाक उड़ाने वाले और लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाले नाविकों पर पुलिस और वन विभाग की टीम ने संयुक्त कार्रवाई की है। हालांकि छापामार कार्रवाई में नाविक जरूर भाग निकले, मगर पुलिस ने कई नाव को जब्त कर कार्रवाई शुरू कर दी है और अभियोग भी दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। आगरा जनपद के थाना पिनाहट क्षेत्र में चंबल क्योरी घाट पर महीनों से चंबल नदी में अवैध नावों का संचालन किया जा रहा था। उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश को जाने वाले यात्रियों से जमकर अवैध वसूली नाव संचालकों द्वारा की जा रही थी। साथ ही लॉकडाउन के बावजूद भी सोशल डिस्टेंसिंग व लॉकडाउन की रज्जियां लगातार नाव संचालक उड़ा रहे थे, जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसे लेकर पुलिस और वन विभाग की संयुक्त कार्रवाई देखने को मिली। शनिवार की शाम क्षेत्राधिकारी पिनाहट मोहसिन खान व आर.के. सिंह राठौर रेंजर वाहन सर्किल के पुलिस फोर्स व वन विभाग फोर्स के साथ क्योरी घाट पर छापेमारी की, जहां अवैध नावों का संचालित करने वाले लोग अपनी 3 नावों को नदी किनारे बांधकर मध्य प्रदेश सीमा में भाग गए। पुलिस और वन विभाग की संयुक्त कार्रवाई में 3 नावों को मौके से जब्त किया गया है और नावों को खींचकर पिनाहट चंबल घाट पर लाकर वन विभाग कर्मियों ने कब्जे में लिया है। सर, छापेमारी के दौरान नाव स्वामी मौके पे मिले कि नहीं मिले? अभी कोई नहीं मिला है और जल्दी इसमें गिरफ्तारी अवश्य होगी। मुकदमा लेकर इसमें कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सर, पहले भी इस नाव की छापेमारी के दौरान फायरिंग हो चुकी है, कार्रवाई हो चुकी है, इस प्रकार इनके हौसले बुलंद हैं। तो इन्हीं सबके हौसलों को बुलंद करने के लिए आज हमारी बड़ी टीम भी यहाँ पर आई थी और इसमें हमारी एक टीम दूसरे स्टेट भी जाएगी और वहाँ पे जाकर भी इन सब की जानकारी लेके आएगी और इसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आपके द्वारा थाना महुआ में भी जानकारी दी गई है? हाँ, हमने पहले से ही जानकारी दे रखी थी। मध्य प्रदेश में थाना महुआ में एसओ साहब से, सीओ साहब से हमारी पहले ही बात हो गई थी कि हमारी टीम ऐसे आज कार्रवाई की है। स्टार्ट पे पहले भी कार्रवाई कर चुके हैं संयुक्त, और अभी श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को सूचना उनकी शिकायत हुई है, उसके आधार पर पूरा सर्किल का फोर्स, पुलिस, सीओ पिनाहट और वन विभाग के साथ संयुक्त कार्रवाई कर 2 नाव को जब्त किया गया। इनके विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जाएगी। पुलिस और वन विभाग की कार्रवाई से अवैध नाव संचालक लोगों में हड़कंप मच गया है। वहीं वन विभाग और पुलिस द्वारा इन लोगों के खिलाफ चिन्हित कर कार्रवाई की जा रही है। बता दें, पूर्व में भी वन विभाग और पुलिस पर अवैध नाव संचालित लोगों ने फायरिंग की। नावों को लेकर मध्य प्रदेश की सीमा में भाग गए थे, लेकिन उसके बावजूद इनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। अपराधों की रोकथाम के लिए या अपराधों की धरपकड़ को लेकर आगरा पुलिस ने इस समय एक बड़ा अभियान छेड़ रखा है। इस अभियान में लगातार आगरा पुलिस को सफलता भी हाथ लग रही है। एसएसपी आगरा ने ऐसा ही एक बड़ा खुलासा किया है। पिता पुत्र के अपहरण के मामले में फरार चले वांछित अपराधी और 20,000 के इनामी बदमाश को थाना इरादत नगर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।
दरअसल आपको बताते चले कि चोरी, लूट, हत्या, डकैती जैसी आपराधिक वारदातों पर अंकुश लगाने और इनामी बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए एसएसपी आगरा ने जिले भर में पुलिस को दिशा निर्देश जारी किए हैं। 21 अप्रैल 2019 को थाना इरादत नगर थाना क्षेत्र में 32 वर्षीय दिनेश और 8 वर्षीय दिनेश के पुत्र की गुमशुदगी दर्ज की गई थी, जिसमें कई अपराधियों के नाम सामने आए थे। इस मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने उत्तरगंगा नदी राजस्थान सीमा से कुछ बदमाशों को जेल भेजकर दोनों अपराध को बरामद किया था। अपहरण के इस मामले में मध्य प्रदेश मुरैना का रहने वाला विष्णु काफी दिनों से फरार चल रहा था, जिस पर पुलिस ने 20,000 का इनाम भी घोषित कर रखा था। 15 महीने से फरार चल रहे अभियुक्त और 20,000 के इनाम में विष्णु, जो कि मुरैना जिले के रहने वाला है और अपहरण फिरौती हेतु अपहरण के मामले में वांछित था, उसको गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई है। पिता पुत्र की अपहरण के मामले में वांछित चल रहे विष्णु नाम के इस अपराधी पर 20,000 का इनाम घोषित करने के बाद थाना इरादत नगर पुलिस वांछित अपराधी की गिरफ्तारी के लिए लगी हुई थी। तभी बीती रात इरादत नगर पुलिस को सूचना मिली कि फरार वांछित 20,000 का इनामी अपराधी इरादत नगर थाना क्षेत्र में आया हुआ है। मुखबिर की सूचना पर थाना इरादत नगर पुलिस ने यह कार्रवाई की और सफलता मिल गई। रविवार को थाना इरादत नगर पुलिस ने 20,000 के इनामी विष्णु को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस ने विष्णु से काफी पूछताछ की है। इस पूछताछ में कई अहम खुलासे भी विष्णु ने किए हैं। आगरा के थाना लोहावंडी के अंतर्गत वाल्मीकि बस्ती गोकुलपुरा में बाबा जहाबीर मेले के भंडारे को लेकर एक ही परिवार के दो पक्षों में आपसी कहासुनी हो गई, जिसने थोड़ी देर में ही ऐसा रूप ले लिया कि एक परिवार ने अपने ही दूसरे परिवार के लोगों पर लाठी डंडों और ईंट पत्थरों से हमला बोल दिया, जिसमें 3 लोग घायल हुए थे। एक करण पुत्र राज गंभीर रूप से घायल हुआ है, जिसे इलाज के लिए आगरा के SNN मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है, जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। घटना की सूचना मिलते ही जहां परिवार में आक्रोश पनप गया है, वहीं क्षेत्र में तनाव भी पैदा हो गया। किसी अनहोनी की आशंका पर थाना लोहावंडी प्रभारी ने पूरे दलबल के साथ पोस्टमार्टम हाउस पर डेरा डाल दिया है और कड़ी सुरक्षा के बीच मृतक के शव को उसके घर तक पहुंचाया गया और पुलिस सुरक्षा में ही मृतक का अंतिम संस्कार कराया गया। राजा वाल्मीकि। क्या घटना हुई है? मेरे ताऊ का ही लड़का है अमित, हम दोनों बैठ के बात कर रहे थे, बस्ती में ही रहता है, और हम बैठ के बात कर रहे थे, पूजा को लेकर बात चल रही थी। तो उसका छोटा भाई आया और आकर बदतमीजी करने लगा और उनका पहले से ही प्लानिंग चल रही थी। मैं बैठा था अपने उसी के दरवाजे पर गया था, तो जाकर पहले उन्होंने मुझे घेरा, फिर मेरे 2 भाई आए, उनको भी घेर लिया इन्होंने, और वो 7-8 लोग थे, और फिर उन्होंने डंडे वंडे लेकर, लाठी वाठी लेकर उन्होंने हथियारों से वार करना चालू कर दिया। और फिर उसकी आज पोस्टमास्टर में मेरे छोटे भाई का घायल हो गया था, उसकी मृत्यु हो गई। बताया घटना 4 जुलाई की है। वाल्मीकि समाज के एक ही परिवार के कर्ण पुत्र राजा काले और उसी के परिवार के सुनले राम वाल्मीकि, बबली, अमित और सचिन ने जहाबीर के भंडारे को लेकर कहासुनी हो गई। कहासुनी ने देखते ही देखते झगड़े का रूप ले लिया, जिसमें कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए और एक घायल ने इलाज के दौरान दम भी तोड़ दिया। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया और गिरफ्तारी के प्रयास में लगी है। आरोपी घरों से भाग गए और घरों पर उनके ताले लटके हुए हैं। कोरोना वायरस की वजह से पढ़ाई बाधित चल रही है और आर्थिक रूप से कमजोर छात्र छात्राओं पर विशेष दबाव रहता है। लड़कियों को शिक्षा और को लेकर परिवार बहुत ही लापरवाह हो गए हैं। इसी समस्या को देखते हुए एक पहल पाठशाला दयालबाग आगरा में रिद्धि बजाज द्वारा मेंटर व प्रशिक्षण के द्वारा बेटी पढ़ाओ पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। कोरोना वायरस की वजह से पढ़ाई बाधित चल रही है और आर्थिक रूप से कमजोर छात्र छात्राओं पर विशेष दबाव रहता है। लड़कियों की शिक्षा को लेकर परिवार बहुत ही लापरवाह हो गया है। इसी समस्या को देखते हुए एक पहल पाठशाला दयालबाग आगरा में रिद्धि बजाज मेंटर व प्रशिक्षण के द्वारा बेटी पढ़ाओ पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। रिद्धि द्वारा महिला सशक्तिकरण के लिए एक पहल की गई। उन्होंने कार्यशाला में बेटियों की पढ़ाई को लेकर विभिन्न प्रकार के विकल्प बताए और पढ़ाई में अग्रसर होकर अपना लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रेरित किया। आज जैसे कि कोविड का टाइम चल रहा है और 4 महीने से बिल्कुल लॉकडाउन चल रहा है और इनफैक्ट बच्चे पढ़ाई को लेके भी थोड़े से मायूस भी हैं और इनफैक्ट हमारा जिस तरह के केडर को हम पढ़ाते हैं सारे गरीब तबके के बच्चे हैं और इनमें ज़रा सी पढ़ाई को रोक दिया जाए तो ये बड़ी जल्दी ही भटकन आ जाती है इनके अंदर। और जैसे कि अभी बड़े संज्ञान में आया है कि कुछ लड़कियां जो कि 15-16 साल की हैं तो वहाँ पर उन पर दबाव भी है शादी करने का या फिर उनको वापस चाइल्ड लेबर में धकेलने का भी दबाव रहता है।
तो एक तरीके से आज हमने उस चीज़ को जाना कि ये समस्या आ रही है। तो हमारे बीच में एक रिद्धि बजाज हैं जो कि वेलनेस मेंटर हैं और हैप्पीनेस मेंटर है, जो कि लोगों को इंस्पिरेशन और मोटिवेशन के थ्रू लोगों को जोड़ती है मेन मुख्य धारा से। तो आज उन्हीं को हमने बुलाया था और सिर्फ जल्दी से कमाना नहीं है, लंबे टाइम तक कमाना और सर उठा के कमाना, ये एक प्रयास है। रिद्धि मैम आज जो आई हैं उन बच्चों को कोशिश की जाए बताने की। बेसिकली ये संदेश देना था हमें कि अभी भी हमारी सोसाइटी की जो सोच ऐसी है कुछ क्षेत्रों में, वो यही कहती है कि भाई बेटी को क्या करना है पढ़ाकर, बेटी को पढ़ाना चाहिए, बेटी को क्या करना पढ़ा के। तो इसी सोच को बदलना था कि बेटी हर क्षेत्र में अगर उसको मौका दिया जाए, थोड़ा सा साथ सहयोग दिया जाए तो बहुत कुछ कर सकते हैं। तो कोरोना जैसी महामारी है, आर्थिक मंदी से लोग परेशान हैं, तो इन लोगों के लिए आपने क्या संदेश दिया? हमने यही प्लान करा है, मैंने यही प्लान करा और मैंने मनीष जी से और जो भी एक पहल के एसोसिएशन ऑफ मैनेजमेंट है, हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि हम इनकी जो एजुकेशन है वो किसी भी तरीके से रुकनी नहीं चाहिए। उसके लिए हम उनकी एजुकेशन को भी वर्चुअल लर्निंग के तौर से आगे जारी रखेंगे। कार्यशाला में छात्राओं के द्वारा पूछे गए प्रश्नों का समाधान एक छोटा सा खेल दिखाकर बहुत ही सरल तरीके से दिया गया। कार्यशाला में सामाजिक दूरी का पालन करते हुए महिलाओं को विभिन्न सरकारी योजनाओं से अवगत कराया गया, साथ ही स्वावलंबी बनकर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया गया। कार्यशाला का शुभारंभ मां सरस्वती की वंदना कर किया गया। आपको बता दें कि एक पहल द्वारा गत 10 वर्षों से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ व महिला सशक्तिकरण पर विभिन्न कार्य किए जा रहे हैं। उसी कड़ी में कार्यशाला का आयोजन किया गया। एक पहल से मनीष राय, अंकिता खंडेलवाल, शुभांगी बंसल, राखी, ममता, नेहा, मधु का विशेष सहयोग रहा। आईसीएसई बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम घोषित हो गए हैं। सेंट पैट्रिक्स जूनियर कॉलेज में 10वीं पलक सिंघल ने 99% अंकों के साथ स्कूल टॉप किया है। वही 98.8% अंकों के साथ कृतिका समृद्धि उपाध्याय दूसरे स्थान पर रही हैं। स्कूल का 10वीं और का रिजल्ट 100% रहा है, जिस पर स्कूल के प्राचार्य ने सभी छात्राओं को बधाई दी है। यूपी बोर्ड के बाद आईसीएसई और आईएससी ने अपने बोर्ड परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए हैं। परिणाम घोषित हुए परिणामों में शहर के प्रमुख सेंट पीटर्स कॉलेज का परीक्षा फल भी काफ़ी अच्छा रहा। 12वीं के साथ 10वीं में भी सभी विद्यार्थियों ने अच्छे अंकों के साथ सफलता प्राप्त की है। 10वीं में सेंट पीटर्स में 98% अंकों के साथ फैज परवेज पार्थ मिश्रा टॉपर बने। दूसरे स्थान पर 97.8% अंकों के साथ अभिषेक गोयल, श्लोक टंडन ने कॉलेज में दूसरा स्थान प्राप्त किया। सेंट पीटर्स में 10वीं बोर्ड के परीक्षा में तीसरे स्थान पर 4 विद्यार्थी रहे, जिसमें 97.6 अंकों के साथ वर्धन कपूर, चिराग अग्रवाल, अमूल्य अग्रवाल, यश गोयल, सजल मित्तल रहे। इन चारों विद्यार्थियों ने कॉलेज में चौथा स्थान प्राप्त किया। टॉपर के साथ अन्य विद्यार्थियों का भी रिजल्ट अच्छा रहा। छात्र अपने रिजल्ट से काफ़ी खुश दिखाई दिए। साथ ही सेंट पीटर्स कॉलेज के प्रधानाचार्य फादर एंड्रयू ने भी छात्रों को बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। प्रेम प्रसंग के चलते व्यक्ति को मौत के घाट उतारने वाले 3 हत्यारों को खैरागढ़ पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 10 जुलाई 2020 को खैरागढ़ थाना क्षेत्र के दूधाधारी के पास सड़क किनारे जंगल में गर्दन कटी लाश मिलने से सनसनी फैल गई थी। मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक की पहचान रकाबगंज के ईदगाह निवासी शाहिद के रूप में की थी। थाना खैरागढ़ में मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस इस हत्याकांड के खुलासे में लगी हुई थी। इस शनिवार को खैरागढ़ पुलिस ने हत्याकांड का खुलासा करते हुए दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। थाना खैरागढ़ के दूधाधारी के पास जंगल में एक डेड बॉडी मिली थी, जिसके गले पे चाकू के निशान थे। तत्काल स्थानीय पुलिस और हमारे अधिकारी मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण करते हुए डेड बॉडी का पंचायतनामा और पोस्टमार्टम कराया गया और मुकदमा दर्ज कर लिया गया। आज उस घटना का 36 घंटे में ही पूरा अनावरण करते हुए उस व्यक्ति की शिनाख्त कराई गई और उस घटना पारित करने में 3 लोग सम्मिलित थे। उन तीनों व्यक्तियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। घटना की अगर हम बात करें तो शाहिद की पत्नी गजाला के पड़ोस में रहने वाले युवक राहुल हुसैन से प्रेम संबंध हो गए थे। इस बात की जानकारी मृतक शाहिद को हो गई थी। इसी बात को लेकर झगड़ा हो रहा था। तभी गजाला ने राहुल से कहा कि शाहिद को मार देते हैं और हम आपस में निकाह कर लेते हैं। यह बात दोनों ने की और हत्या करने की योजना तैयार कर ली। प्लान के मुताबिक तीनों लोगों ने नींद की गोली खिलाकर अकोला की तरफ ले गए और जंगलों में मारकर फेंक दिया। पर आला कत्ल बरामद किया गया और
टेम्पो जिस टेम्पो के माध्यम से उसको ले जाया गया था वो भी इनकी निशानदेही पर बरामद कर लिया गया है। इस घटना में मृतक की पत्नी ने अपने दोस्त के साथ मिलकर इस पूरी घटना को रचा था। तीनों अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है और 36 घंटे में मात्र इस घटना का अनावरण करने के लिए पूरी टीम को मेरी तरफ से बधाई। सर, हत्या के पीछे वजह क्या थी सर? मृतक की पत्नी का अवैध संबंध अपराधी राहुल हुसैन से था और इन दोनों ने प्लान कर अपने साथी के साथ मृतक शहीद खान की हत्या कर दी। हत्याकांड का खुलासा करते हुए पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों का नाम गजाला, इमरान और राहुल हुसैन है। पुलिस ने इनसे एक आला कत्ल, छुरी और ऑटो भी बरामद किया है। जिलाधिकारी के निर्देश पर डिप्टी कलेक्टर राजीव उपाध्याय ने रविवार को नगर निगम मथुरा वृंदावन के वार्ड संख्या 1 से 35 तक चल रहे स्वच्छता अभियान का गहन निरीक्षण किया। जिलाधिकारी के निर्देश पर डिप्टी कलेक्टर राजीव उपाध्याय ने नगर निगम मथुरा वृंदावन के वार्ड संख्या 1 से 35 तक चलाए जा रहे स्वच्छता अभियान का गहन निरीक्षण किया। सिविल लाइन क्षेत्र में सफाई कर्मी सोमवती देवी द्वारा लापरवाही से झाड़ू लगाए जाने पर डिप्टी कलेक्टर ने स्वयं झाड़ू लगाकर बताया कि सफाई किस तरह से की जानी है। पुराना रोडवेज बस स्टैंड व नजदीकी स्थित वाल्मीकि बस्ती में सफाई सही न मिलने पर स्वतः झाड़ू लगाई। साथ ही वाल्मीकि बस्ती में कूड़े के ढेर दिखाते हुए प्रत्येक दिशा में पूरी कर्तव्य निष्ठा व लगन से सफाई किए जाने के निर्देश भी दिए। नया रोडवेज बस स्टैंड पर बस स्टेशन सह प्रभारी जयपाल सिंह रोडवेज के 2 सफाई कर्मियों के साथ बेड पर बैठकर गपशप कर रहे थे, जबकि रोडवेज बस स्टैंड पर काफ़ी गंदगी थी। डिप्टी कलेक्टर ने स्वयं झाड़ू लगाकर 2 सफाई कर्मियों को चेतावनी दी। साथ ही रोडवेज बस स्टैंड बिल्कुल साफ हो जाना चाहिए। वहाँ गड्ढों में कीचड़ भरा हुआ था, उसे भी साफ किए जाने के उन्होंने निर्देश दिए। चेतावनी मिलने पर बस स्टेशन सह प्रभारी जयपाल सिंह की देखरेख में दोनों सफाई कर्मी स्वच्छता अभियान में जी जान से जुड़ गए। नया रोडवे बस स्टैंड क्षेत्र में नगर निगम के सफाई सुपरवाइजर मधुकर को सफाई का गहन निरीक्षण कर कोई लापरवाही न बरतने के निर्देश दिए। मोहाली रोड पर लगे कूड़े व कीचड़ के ढेर को नगर निगम के ट्रैक्टर बुलवाकर भरवाकर भिजवाया। के निर्देश पर मैं लगातार सार्वजनिक स्थानों और बाजारों के भ्रमण पर हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी व उत्तर प्रदेश शासन ने 3 दिन का विशेष स्वच्छता अभियान चला रखा है, जिसमें सफाई, एंटी लार्वा दवाइयों का छिड़काव और सैनिटाइजिंग भी सम्मिलित है। मुझे जिलाधिकारी महोदय ने 1 से 40 वाहन तक पर्यवेक्षण के लिए दिए हैं। मैं सुबह निकला था, सिविल लाइन्स में सफाई कर्मचारी द्वारा लापरवाही की जा रही थी, पीछे गंदगी छोड़ी जा रही थी, आगे झाड़ू लग रही थी। मेरे द्वारा स्वयं झाड़ू लगाकर बताया गया कि झाड़ू किस तरह लगाई जाती। यही हाल पुराने बस स्टैंड पर था। पुराने रोडवेज बस स्टैंड पर भी मेरे द्वारा झाड़ू लगाकर बताया गया और सारे कूड़े ट्रालियों के माध्यम से जो पुराने 15 दिन और 1 महीने के ढेर लगे हुए थे वो सब ट्राली के माध्यम से भिजवाए गए। होली गेट पर कंप्लीट लॉकडाउन होने के बावजूद कुछ तैनात पुलिसकर्मी लापरवाही बरत रहे थे। लोगों का हुजूम लगा था, जिसको तत्काल मौके पर हटवाया गया। तो कंप्लीट लॉकडाउन का मतलब कंप्लीट लॉकडाउन है, उसका पालन होगा। नगर निगम के सफाई कर्मी आज बहुत अधिक सक्रिय नजर आए। डिप्टी कलेक्टर ने स्वच्छता अभियान के साथ साथ आप चल रहे लॉकडाउन का भी गहन परीक्षण किया। आज सुबह होली गेट पर स्थानीय निवासियों की लगी अनावश्यक भीड़ को तत्काल हटवाकर स्थल पर तैनात पुलिस कर्मियों को निर्देश दिए। साथ ही लॉकडाउन नियमों का पूर्ण पालन होना चाहिए, अतः अनावश्यक भीड़ नहीं होनी चाहिए। डींग गेट चौकी के पास चाय की खोली गई दुकानें तत्काल बंद करा दी गई। साथ ही नया रोडवेज बस स्टैंड पर खुली चाय की दुकानों को भी बंद करा दिया गया। हाईवे पर चंदनवन में आर्य प्रोविजन स्टोर खुला हुआ पाया गया, जिसको बंद कराकर आवश्यक कार्रवाई के निर्देश स्थानीय पुलिस को दिए गए। डिप्टी कलेक्टर उपाध्याय ने पुनः स्थानीय निवासियों से अपील की है कि बहुत आवश्यक होने पर ही मास्क लगाकर घर से बाहर निकलें।
साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का अनिवार्य रूप से पालन करें, क्योंकि बिना मास्क लगाए लोगों पर 500 जुर्माना आरोपित किया जाएगा। काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन ने 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के रिजल्ट घोषित कर दिए हैं। अपनी परीक्षा परिणाम का इंतजाम कर रहे छात्रों का रिजल्ट देखकर चेहरे खिल उठे। सेंट पीटर्स कॉलेज में 12वीं में साइंस वर्ग में अंशु मंगल 95.25 अंक लेकर टॉपर रहे, तो वहीं भरत वर्मा 98 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर रहे। कॉमर्स वर्ग में हर्षित चड्डा 96.25% अंकों के साथ प्रथम व सिद्धार्थ सिंघल ने 96% अंकों के साथ कॉलेज में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। हर परीक्षार्थी के लिए परीक्षा का परिणाम महत्वपूर्ण होता है और परीक्षा बोर्ड की हो तो परीक्षा फल और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। साल भर कड़ी मेहनत करने के बाद कोरोना से संकट में पड़ी परीक्षाओं का परीक्षाफल काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन ने अपने 10वीं और 12वीं के परीक्षा परिणाम घोषित कर दिए हैं। कोरोना के कारण निरस्त हुई परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए बोर्ड ने नए तरीके से परीक्षा परिणाम घोषित किए हैं, जिसमें छात्रों को उनके द्वारा दी गई परीक्षाओं के आधार पर निरस्त हुई परीक्षाओं में औसत अंक दिए गए हैं। घोषित हुए परिणामों का इंतजार छात्र काफी समय से कर रहे थे और रिजल्ट आने के बाद छात्रों के चेहरे पर खुशी साफ देखी गई। शहर के प्रमुख स्कूल सेंट पीटर्स कॉलेज का रिजल्ट भी हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी बेहतरीन रहा। छात्रों ने शानदार सफलता हासिल की। 12वीं कक्षा में अंशु मंगल ने 98.25% अंक पा प्रथम और भरत वर्मा ने 98% अंक प्राप्त कर कॉलेज में दूसरा स्थान प्राप्त किया। इसके साथ ही वह साइंस वर्ग में भी अव्वल रहे। उनके साथ अंबुज जैन ने 97% अंक लेकर तीसरे स्थान पर रहे। गौरन मोहनानी 96.75% अंक प्राप्त कर कॉलेज में चौथा स्थान पा सके। वही पांचवें स्थान पर 65% अंक लेकर संस्कार कपूर, कार्तिकेय दत्त, गौतम रहे। साइंस वर्ग के साथ कॉमर्स वर्ग का भी 12वीं का सेंट पीटर्स का रिजल्ट काफ़ी अच्छा रहा। कॉमर्स वर्ग में 96.25% अंक लेकर हर्षित चड्डा ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। दूसरे स्थान पर सिद्धार्थ सिंघल 96% अंक लेकर, तीसरे स्थान पर उज्जवल अग्रवाल, दीपांश गुप्ता रहे। दोनों ने 95.75% अंकों के साथ 12वीं में प्राप्त किए। छात्रों के प्रदर्शन और उनकी सफलता पर छात्रों में खुशी साफ देखी गई। सेंट पीटर्स कॉलेज के प्रधानाचार्य फादर एंड्रू ने उन्हें सभी छात्रों की सफलता पर उनको बधाई दी और आने वाले भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। फिरोजाबाद के सिरसागंज में प्रदेश सरकार द्वारा जारी 55 घंटे के लॉकडाउन के दूसरे दिन रविवार को पूरा असर देखने को मिला। पुलिस मुस्तैद रही, लोग बाजारों में नहीं निकले। सुबह के समय जरूरी सामान की खरीदारी के लिए लोग बाजारों में निकले, लेकिन शाम तक शहर के आवाजाही पूरी तरह से बंद रही। योगी सरकार के निर्देश पर प्रशासन सुबह से ही चुस्त रहा। पुलिस की सख्ती को देखते हुए लोग भी घरों में बंद रहे। सुबह के समय जरूरी सामान की चंद दुकानें खुली दिखाई दी। उसके बाद जैसा कि सरकार का कल आदेश हुआ था कि 55 घंटे का उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन रहेगा और सिर्फ आवश्यक सेवाओं को छोड़ के सभी प्रकार के प्रतिष्ठान एवं ऑफिसेज सब चीजें बंद रहेंगी। तो उसी के क्रम में आज रात से ही 10 बजे से, जब से ये आदेश हुआ था कि 10 बजे से लॉकडाउन रहेगा, 10 बजे से ही सभी ड्यूटियां सभी पॉइंट्स पे लगी हुई थी। हमने सभी प्रमुख रास्ते बैरिकेड कर दिए हैं प्रॉपर तरीके से। मार्केट में प्रॉपर अनाउंसमेंट करके सभी व्यापारियों को बता दिया गया था कि किसी भी तरह से दुकान नहीं खुलेगी। इसके अलावा हम सारे जो भी एंट्री पॉइंट्स उनको हमने कवर कर रखा है। तो उसी के क्रम में अभी आज हमने थाने की फोर्स ने और मैंने पूरे कस्बे का फुट मार्च किया था। तो उसमें लोगों को जागरूक भी किया गया कि वो मास्क लगाएं एवं लॉकडाउन जो भी 55 घंटे का हुआ है उसका पूर्ण रूप से पालन करें। तो काफी अच्छा अनुपालन किया जा रहा है जनता के द्वारा और काफी बड़ी संख्या में हमारी फोर्स सारे पॉइंट्स पर तैनात है और काफी अच्छे से लॉकडाउन का अनुपालन कराया जाए। लेकिन शहर के मुख्य बाजार, मेन रोड, मियां बाजार, अराब रोड, इटावा रोड, गांधी मंडी समेत तमाम इलाकों में सन्नाटा रहा। इस बुलेटिन में रहते हैं, अगले बुलेटिन में एक बार फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।